आप सभी दर्शकों को प्रीति सिंह का नमस्कार और स्वागत है आप सभी का संस्कृति यात्रा के इस नए अध्याय में। संस्कृति सभ्यताओं में पनपती है और सभ्यताएं अधिकांश नदियों के तटों पर बसती हैं, क्योंकि मानव जीवन के लिए स्वच्छ जल अत्यंत आवश्यक है। भारत भूमि सदैव से ही प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण रही है, लिहाजा भारत में जीवनदायिनी नदियों और उपनदियों के तटों पर मानव जीवन पुष्पित और पल्लवित हुआ है। जीवनदायिनी होने की वजह से नदियों के साथ यहाँ के जनमानस की धार्मिक आस्था और मान्यताएं भी जुड़ी हैं। एक दिशा से दूसरी दिशा में बहने वाली नदियों ने एक ओर जहां जीवन का संचार किया है, वहीं दूसरी ओर हमारी संस्कृति को भी अपने अस्तित्व की भांति ही सतत रखा है। इसी संस्कृति की यात्रा संसद टीवी पर चलती रहेगी। आज ही के दिन इसी समय हर सप्ताह आप तक पहुंचाएगी भारत की अद्भुत कला संस्कृति के विषय में नई जानकारियां। तो आइए संस्कृति यात्रा का आरंभ करते हैं साप्ताहिकी से, जिसमें आप देखेंगे किस प्रकार से देश में कला संस्कृति का संग्रहण हो रहा है। नई दिल्ली में 3 दिन के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये सम्मेलन टेक प्राइड इन लेगेसी, लाइब्रेरीज एंड आर्काइव्स फॉर विकसित भारत, यानी विरासत पर गर्व करना, विकसित भारत के लिए पुस्तकालय और अभिलेखागार थीम पर आधारित था। इसमें भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और एक विकसित राष्ट्र के निर्माण में पुस्तकालयों और अभिलेखागारों की आवश्यक भूमिका पर मंथन हुआ। यह आयोजन केंद्रीय सरकारी पुस्तकालय संघ और IGNCA के संयुक्त तत्वाधान में संपन्न हुआ। सम्मेलन में उपस्थित केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की संयुक्त सचिव लिली पांडे ने पुस्तकालयों और अभिलेखागारों के संदर्भ में अपने विचार साझा किए। Library is everybody's. Libraries do not distinguish, do not discriminate. They don't understand caste, creed, gender. So this is a very important tool, not just in nation building and society building, and not just in realizing the dream of Viksit Bharat, but it is absolutely vital ingredient in any strategy for development. इन 3 दिनों में कई विषयों पर चर्चा सत्रों का आयोजन किया गया और प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का भी आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान के घूमर और महाराष्ट्र के लावणी डांस ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। सम्मेलन के समापन सत्र में IGNCA के अध्यक्ष राम बहादुर राय और केंद्र के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी भी उपस्थित रहे और पुस्तकालयों और अभिलेखागारों के संदर्भ में अपने अपने विचार साझा किए। मैं ये कह सकता हूँ कि नई पीढ़ी में लाइब्रेरी के प्रति, किताबों के प्रति एक जागरूकता है। अगर एक समय में 1905 और 7 के बीच में जब राष्ट्रीय चेतना भारत में पैदा हुई, तो लाइब्रेरी अगर स्वाधीनता आंदोलन का माध्यम थी, तो आज 2024 में लाइब्रेरी भारत की उन्नति का माध्यम हो सकता है। ये जो लाइब्रेरीज़ हैं या ये जो आर्काइव्स हैं, इनमें इंस्टीट्यूशनल मेमोरी क्रिएट करना हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम होगा, क्योंकि जब तक हमें पुरानी बातों का ध्यान नहीं रहेगा, तब तक हमें आगे जाने वाली चीज़ों के लिए सही जानकारी, सही सबक, सही सीख नहीं मिल पाएगी। नई दिल्ली में शुक्ल यजुर्वेद माध्याह्न दिन घनपाठ भाग 1 और 2 के पुस्तक विमोचन और परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुस्तक में वेदों से संबंधित सामग्री प्रकाशित की गई, जो ज्ञान के मूल स्रोत माने जाते हैं। इस पुस्तक का संपादन प्रोफेसर गोपाल प्रसाद शर्मा और डॉक्टर कीर्तिकांत शर्मा ने किया। इसमें वैदिक साहित्य की जानकारी और उससे जुड़े विषयों को प्रस्तुत किया गया, जिससे वेदों की प्राचीन और महत्वपूर्ण शिक्षाओं और पाठकों का ध्यान आकर्षित हो सके। वाराणसी में शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में वेदों में नारी विमर्श विषय पर एक शास्त्रार्थ चर्चा का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का आयोजन IGNCA और सुबह बनारस सेस्था के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। इस शास्त्रार्थ में पाणिनि कन्या महाविद्यालय की ऋषिकाओं ने वैदिक ऋचाओं का उल्लेख करते हुए इस विषय को परिभाषित किया। साप्ताहिकी के 7 रंगों से आगे बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव विशेष की तरफ, जहां बात करेंगे मध्य प्रदेश के अमरकंटक पर्वत से निकली नर्मदा नदी के बारे में। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहने वाली नर्मदा भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है।
अपने तटों पर लाखों की आबादी को जीवन देती नर्मदा अपने तट पर अमरकंटक, ओंकारेश्वर और महेश्वर जैसे पवित्र स्थानों को भी बसाए हुए है। नर्मदा नदी गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, सिंधु, कावेरी जैसी ही पूजनीय है। साधु संत और कुछ भक्तजन अरब की खाड़ी भरूच से नर्मदा के एक तट से पैदल यात्रा करके अमरकंटक पहुंचते हैं और फिर नदी के दूसरे तट से वापस लगभग 3500 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके अरब की खाड़ी भरूच तक जाते हैं। धार्मिक महत्ता की इस यात्रा को नर्मदा परिक्रमा कहते हैं। तो आइए देखते हैं नर्मदा नदी पर बनी फिल्म देव नदी नर्मदा के कुछ अंश। स्कंद पुराण के अनुसार देव नदी नर्मदा का अवतरण आकाश में स्थित भगवान शिव के शिवलोक से हुआ है। इसीलिए जो लोग नर्मदा और अमरकंटक की यात्रा करते हैं वे ब्रह्मा, विष्णु और शिव लोकों में विहार करते हैं। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु। वेदों और पुराणों में इन सप्त गंगाओं में से नर्मदा जी को एक पवित्र देव नदी कहा गया है। धन्य है वो भारत भूमि जहां देवता भी जन्म लेने को लालायित रहते हैं। यदि उत्तर में हिमालय भारत का सिर है तो दक्षिण में कन्याकुमारी इसके कोमल चरण, पूर्वी और पश्चिमी प्रदेश इसकी भुजाएं, तो मध्य प्रदेश इसका मृदुल हृदय। और इस हृदय में धड़कती है एक आत्मा जिसे भगवती नर्मदा कहते हैं। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर गुजरात के भरूच के पास अरब सागर की खंबात खाड़ी में विलय होने तक नर्मदा नदी लगभग 1312 किलोमीटर का लंबा सफर तय करती है। ये गोदावरी और कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे बड़ी नदी है, जबकि भारतीय प्रायद्वीप में बहने वाली 5वीं सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा उद्गम कुंड। नर्मदा कुंड नर्मदा का उद्गम स्थल है। यहीं से नर्मदा प्रवाहमान होती है। मेकलसुता शिवपुत्री नर्मदा जी यहां नन्ही बालिका सी सोई हुई प्रतीत होती हैं। एक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन में कालकूट विष निकला तो उसे भगवान शिव ने ग्रहण किया और उसे अपने कंठ में रोक लिया, जिससे वे नीलकंठ कहलाए। शिवजी ने कैलाश जाते समय मार्ग में सुहावना अमरकंटक वन प्रदेश देखा तो एक स्थान पर ठहरकर समाधिष्ट हो गए। उस समय उनके कंठ के पसीने से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या ने शिवजी को समाधिष्ट देखा तो वो भी तपस्या में लीन हो गई। भगवान शिव की जब समाधि टूटी तो उन्होंने इस कन्या को देखा। तब भगवान शिव ने उस पर प्रसन्न होकर 4 वरदान दिए। प्रलय काल के बाद भी तुम्हारा नाश नहीं होगा, तुम सदैव अमर रहोगी। तुम विश्व में पापनाशिनी नदी के रूप में विख्यात होगी। मेरा हर पाषाण नर्मदेश्वर शिवलिंग के रूप में बिना प्राण प्रतिष्ठा के पूजित होगा। तुम्हारे तट पर मैं शिव और मेरी अर्धांगिनी पार्वती सदा विराजमान रहेंगे। अमरकंटक के ऋषियों ने इसका नाम रखा नर्मदा। नर्म का अर्थ है आनंद, दा का मतलब देने वाली। नर्मदा अर्थात आनंद को देने वाली। ये रव के साथ बही, इसलिए इसका नाम रेवा पड़ा। आज ये नदी नर्मदा, रेवा, रीवा, नर्मदा और नर्मदा आदि नामों से जानी जाती है। मेकल पर्वत के अमरकंटक से निकलकर 200 किलोमीटर तक सतपुड़ा के घने जंगलों के मध्य बहती हुई नर्मदा नदी जबलपुर पहुंचती है। मध्य प्रदेश का प्रमुख शहर जबलपुर। इस शहर पर पहले गोंड राजाओं का आधिपत्य था, पश्चात अंग्रेजों ने इस पर शासन किया। थल सेना की छावनी के अलावा यहां सेना के लिए हथियार बनाने का कारखाना भी है। जबलपुर को संस्कारधानी भी कहा जाता है।
भेड़ा घाट। जबलपुर से 20 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी की जलधारा खुले में नहीं बल्कि दूर दूर तक दोनों तरफ खड़ी नीली, गुलाबी और पीली चट्टानों के बीच से गुजरती है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। इंदिरा सागर से निकलकर नर्मदा जी ओमकारेश्वर के लिए चल पड़ती हैं। ओमकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में मोरटक्का गांव से लगभग 20 किलोमीटर दूर मानदाता द्वीप पर स्थित है। मानदाता द्वीप पर नर्मदा और कावेरी का संगम होता है। यहां नर्मदा वेदों के प्रणव अक्षर ओम का आकार ले लेती है। इसलिए मानदाता द्वीप मां नर्मदा के मध्य में आ जाता है। ओमकारेश्वर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथा ज्योतिर्लिंग है। पुराणों के अनुसार जो लोग ओमकार और नर्मदा का सदैव शिव रूप से स्मरण करते हैं उनका इस संसार सागर में पुनर्जन्म नहीं होता। कहते हैं सतयुग में राजा मानदाता ने नर्मदा जी के किनारे घोर तपस्या की थी। शिव जी प्रसन्न हुए और स्वयंभू के रूप में यहां सदा निवास करने का वरदान दिया। तभी से यह तीर्थ नगरी ओमकार मानदाता के नाम से जानी जाती है। महेश्वर। ओमकारेश्वर में भगवान शिव की प्रदक्षिणा करके आनंददात्री भगवती नर्मदा महेश्वर मंदिर में उपासना करने के लिए महेश्वर पहुंच जाती हैं। आदिवासी मेला। नर्मदा जी उत्तर और दक्षिण भारत की सीमा रेखा है। यह मध्य प्रदेश में लगभग 750 किलोमीटर चलती है। अपनी यात्रा जारी रखते हुए नर्मदा जी मध्य प्रदेश में इंदौर से लगभग 150 किलोमीटर दूर झाबुआ जिले में पहुंचती है। आदिवासी समाज में स्त्री पुरुष में ज्यादा भेद नहीं। दोनों की जीवन शैली भी एक जैसी है और उनके वैवाहिक अधिकार भी। इस मेले में एक परंपरा और है। जिस आदिवासी युवक को कोई लड़की भा जाती है और वो उससे शादी करना चाहता है तो लड़की से आई लव यू नहीं कहता बल्कि अपने प्रेम का मौन इजहार करता है। वो पान वाले की दुकान से मजेदार मीठा पान लेता है और लड़की के आगे बढ़ा देता है। यदि लड़की मुस्कुराकर पान का बीड़ा स्वीकार कर लेती है और पान खाने में उसे आनंद आ गया तो वो आंख मारकर एक इशारा करती है और पल भर में लड़का लड़की मेले से गायब हो जाते हैं। वे तब तक घर वापस नहीं लौटते जब तक उनके माँ बाप दोनों की शादी के लिए सहमति नहीं दे देते। दरअसल ये एक प्रेम विवाह करने की आजादी है जिसमें प्रेमी युगल भागकर शादी करते हैं। संभवतः इसीलिए इस उत्सव को भगोरिया कहते हैं। मध्य प्रदेश के झाबुआ से निकलकर नर्मदा जी भरूच में प्रवेश करती हैं। नर्मदा जी अनवरत बिना विश्राम किए चलते चलते अपने अंतिम पड़ाव गुजरात में सफर करती हैं। गुजरात के केवड़िया क्षेत्र में नर्मदा नदी पर बना हुआ सरदार सरोवर बांध अमेरिका के ग्रैंड कॉली बांध के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। माननीय मोदी जी ने इस बांध से 3.2 किलोमीटर दूर साधु बेट स्थान पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 597 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी प्रतिमा का भी शिलान्यास किया है। अरब सागर की खंबात खाड़ी में नर्मदा का सबसे विस्तृत और विस्मित करने वाला संगम होता है। ऐसा लगता है मानो आत्मा से परमात्मा का महामिलन हो रहा है। जय मां नर्मदा।
जैसे उपनदी, नदी और सागर जल के विभिन्न स्रोत हैं, वैसे ही संगीत की भी कई विधाएं हैं और भारत समृद्ध संगीत परंपराओं का देश है। यहाँ शास्त्रीय संगीत के असंख्य घराने हैं और हर क्षेत्र का अपना लोक संगीत है। संगीत की बात हो रही है तो चलिए बात करते हैं एक ऐसी गायिका की जो लोक संगीत, सुगम संगीत, पार्श्व संगीत और शास्त्रीय संगीत जैसी सभी विधाओं में पारंगत हैं। हम बात कर रहे हैं पद्मश्री मालिनी अवस्थी की। इन्होंने बनारस घराने की विदुषी पद्म विभूषण गिरिजा देवी से विधिवत शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्राप्त की है। मालिनी जी को दादरा, ठुमरी, कजरी और चैती जैसी शास्त्रीय संगीत से प्रेरित विधाओं को जन जन तक पहुंचाने का श्रेय जाता है। अपनी इसी विशेषता के चलते मालिनी अवस्थी भोजपुरी, अवधी और बुंदेलखंडी समझने वाले श्रोताओं के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। तो चलिए देखते हैं पद्मश्री मालिनी अवस्थी को अपनी यात्रा के अगले पड़ाव धरोहर में। पहला रसगुल्ला ससुर जी ने मारा, ससुर जी ने मारा, ससुर जी ने मारा, ससुर जी ने मारा, ससुर छोड़ दिया रे, ओहो छोड़ दिया रे, उन्हें बुढ़ा समझ के छोड़ दिया रे, उन्हें बुढ़ा समझ के मार दिया रे, रसगुल्ला घुमाई के मार दिया रे। ऐसी तरह से नाजुक नरम कलाई रे, पनिया कैसे जाऊं, नाजुक नरम कलाई रे, ए पनिया कैसे जाऊं। अब भाई इतनी पतली कलाई है, आप लोग को लगता होगा कि अतिरंजता है, गानों में कुछ अतिरंजकता नहीं है। आज तो आपके घर में बोरिंग से पानी आता है, आरओ का पानी पी रहे हैं। पहले पनघट में जाना पड़ता था, घर घर या तो कुएं होते थे। अरे नाजुक नरम कलाई रे, पनिया कैसे जाऊं, नाजुक नरम कलाई रे, पनिया कैसे। अपने ससुर की मैं बहुत दुलारी, अब देखिए सास शासन करती है, सास के संग खट्टा मीठा कभी कभी कसैला रिश्ता रहता है। ननदे भी, जिठानी भी, ससुर अधिकतर बहुओं का पक्ष नहीं लेते तो आंखों आंखों में मौन तो रहते हैं। अपने ससुर की मैं बहुत दुलारी, बहुत दुलारी, अरे बहुत दुलारी, अरे आंगन कुइया खुदवाई रे, ए पनिया कैसे जाऊं, नाजुक नरम कलाई रे, पनिया कैसे जाऊं, नाजुक नरम कलाई। अपने देवर अरे अपने देवर की मैं बहुत दुलारी, बहुत दुलारी, बहुत दुलारी, अपने देवर की मैं बहुत दुलारी, हाय बहुत दुलारी, अपने देवर की बहुत दुलारी, अरे चार कहार मंगवाई रे, ओ पनिया कैसे जाऊं, नाजुक नरम कलाई रे, पनिया कैसे जाऊं, नाजुक नरम कलाई रे, पनिया कैसे जाऊं, पनिया कैसे जाऊं, पनिया कैसे जाऊं। मालिनी अवस्थी का कर्णप्रिय संगीत सुनने के बाद आगे बढ़ते हैं संस्कृति यात्रा के आखिरी पड़ाव माटी सुगंध की ओर। विकास के दौर में सिमटते हुए गांव में जो धरोहर बची है उसका संरक्षण करने की एक विस्तृत परियोजना संस्कृति मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है, मेरा गांव मेरी धरोहर। इसी प्रयास की एक झलक देखिए संस्कृति यात्रा के अंतिम पड़ाव माटी सुगंध में। इसमें आज आप देखेंगे गोवा का एक ऐसा गांव जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है और पर्यटन की प्रचुर संभावनाएं लिए हुए है। तो चलते हैं गोवा के गांव अगोंडा।
अगोंडा साउथ गोवा में स्थित खूबसूरत गांव है। यह अपनी बेहद प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। गांव में कोंकणी, मराठी, अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। यहाँ बनी पक्की सड़कें इसे समस्त भारत से जोड़ने का काम करती हैं। यहाँ बने विद्यालय यहाँ के शिक्षा स्तर में निरंतर सुधार कर रहे हैं। गांव में बने सरकारी स्वास्थ्य केंद्र प्राथमिक उपचार करने में सक्षम हैं। गांव कृषि प्रधान है। यहाँ मुख्य रूप से धान और काजू जैसी फसलें उगाई जाती हैं। गांव के लोग मछली पालन भी करते हैं। कई लोगों की गांव के मुख्य बाजार में दुकानें हैं। गांव अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। इसे 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली औपनिवेशिक शासन में आना पड़ा और 1961 में भारत ने गोवा को शामिल कर लिया। अगोंडा विभिन्न सभ्यताओं से भरा हुआ इतिहास रखता है। गणेश चतुर्थी, दिवाली और क्रिसमस यहाँ मुख्य रूप से मनाए जाते हैं। इन त्योहारों में यहाँ की संस्कृति सम्मिलित दिखती है। यहाँ के बीच अपने नीलम से नीले पानी और पन्ने से हरे नारियल के पेड़ों को समेटे किसी सुंदर आभूषण सी प्रतीत होती है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अगोंडा अपने हरे भरे वातावरण और अपने अतुल्य धार्मिक इतिहास के कारण पर्यटन के लिए आदर्श है। यहाँ के निवासी अपनी खूबसूरत मुस्कुराहटों के साथ आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो ये थी आज की हमारी संस्कृति यात्रा। आशा है आपको पसंद आई होगी। इस कार्यक्रम को लेकर आपके सुझाव हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, इसलिए अपने सुझाव हमें जरूर भेजें। हमारा ईमेल आईडी है sanskriti.ignca@gmail.com। आपसे फिर होगी मुलाकात अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी समय संस्कृति यात्रा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।